स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। मेरे चैनल पे मैं अपने द्वारा लिखी हुई फैन फिक्शन हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ऑलरेडी करा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ और वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलिए आज का एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल से समझ लिया होगा ये एक माफिया स्टोरी है, लेकिन ये माफिया स्टोरी थोड़ी अलग है। हाँ, अधिकतर माफिया स्टोरीज के नाम पे मैं मतलब जितनी स्टोरीज मैंने पढ़ी हैं सुनी हैं उनमें टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई जाती है, जो कि शायद कहीं ना कहीं उस स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे ठीक भी लगती थी कि हाँ ये स्टोरी ऐसी है तो इसमें चलेगा। लेकिन मेरी इस स्टोरी में आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं दिखेगी। इस स्टोरी में आपको दिखेगा कि किस तरीके से एक पर्सन जो माफिया है वो दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए उसके साथ थोड़ा गलत करता है। उसकी नज़रों में तो वो विलन बन के रहता है, पर सच्चाई में तो वो उसे सेव कर रहा होता है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं दा लांगवांग जी इस समय के माफिया वर्ल्ड के एक क्रूअल माफिया के नाम से फेमस है। वांग जी को टच करना या वांग जी को पकड़ना नामुमकिन है। वांग जी की खुद की एक टीम है जो इस माफिया वर्ल्ड में बहुत फेमस है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स, बाकी माफिया वर्ल्ड के लोग इन्हें को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वांग जी को द डेविल के नाम से भी कहा जाता है, इसलिए मेरी स्टोरी का नाम है द ब्यूटी एंड द डेविल। इसमें हमारे डेविल वांग जी हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए डेविल हैं, क्योंकि जब वो टॉर्चर करने पे आते हैं, अपने दुश्मनों के बदला लेने में या मारने पे आते हैं, तो उनके हथकंडे बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। जितने भी लोगों को उन्होंने आज तक मारा है, उन लोगों की डेड बॉडीज़ को देख के कई दिनों तक लोग सो नहीं पाते हैं। इतनी बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर करके मारता है लांगवांग जी, इसलिए वो फेमस है द डेविल के नाम से। ऐसा डेविल जिसे हर कोई घबराता है। उसके खुद के टीम के लोग भी उससे घबराते हैं। उसे गुस्सा दिलाने की गलती कोई भी नहीं कर सकता। उसका खुद का भाई जो उनकी टीम का मेंबर है लान शिचैन भी अपने छोटे भाई से डरते हैं। कहने के लिए वो छोटा भाई है, लेकिन डेविल के आगे तो बड़े बड़े फेल हैं। तो उनके छोटे बड़े भाई क्या बात है, उनकी टीम को लीड करते हैं उन्हीं के भाई लान शिचैन के अलावा इस टीम में 4 लोग और हैं, जो कि सोंगलेन, शाओ शिनशेन और नी मिंजे हैं। ये चारों लोग वांग जी के एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। एक फीमेल और हैं जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते, पर वांग जी उस पर्सन से थ्रू एक तरीके से ईमेल या ऑनलाइन ही बात करता है। उस पर्सन को सिर्फ वांग जी ही मिलता है। वो फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हैकिंग में तो वो सबकी नानी है। वो कोई और नहीं, हमारी वेंचिंग है। लेकिन वेंचिंग के बारे में इनकी टीम के बाकी लोग भी अभी नहीं जानते हैं। ऐसा क्यों है ये आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। इसके अलावा ये एक ओमेगा वर्जन है, तो इस वांग जी और वांग जी की पूरी टीम एक अल्फा है। जी हाँ, वांग जी की पूरी टीम में अल्फा है और वांग जी भी अल्फा है। चलिए अब जानते हैं हमारी ओमेगा टीम के बारे में। जी हाँ, हमारी ओमेगा टीम यानी हमारी विंग के बारे में। वी वुशान चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं, जैन फैमिया। वैसे विंग अपने एक लौते बच्चे नहीं हैं उनके, बल्कि इसके अलावा विंग के 2 भाई बहन और हैं, यानली और जंचा, जो कि दोनों भी ओमेगा हैं। ये तीनों भाई बहन ओमेगा हैं। वहीं विंग इन घर में सबसे ज़्यादा लाडले हैं, ऐसा सारी दुनिया को लगता है। विंग की हर इच्छा को जैन फैमिया और उसकी मदर मैडम यू एक बार में पूरा कर देते हैं। विंग बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा अकड़ू, बहुत ज़्यादा पैसे पे रौब करने वाला और ये कह सकते हैं घमंड में रहने वाला ओमेगा है। विंग ब्रांडेड कपड़ों से नीचे बात नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमना पसंद करते हैं। पैसे क्या बहुत अकड़ और घमंड है उन्हें। अपने ब्यूटी का भी कम घमंड नहीं है इस वी वुशान को, क्योंकि सचमुच में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एक बार विंग के ऊपर किसी की नज़र पड़ जाए तो वो पर्सन अपनी नज़र विंग से हटा नहीं सकता। यही कारण है कि विंग को अपने ब्यूटी और अपने पैसे से लोगों को नीचे महसूस करवाना, उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाना बहुत पसंद है। जी हाँ, इस स्टोरी में विंग कोई बेचारा सा मासूम सा ओमेगा नहीं है, बल्कि एक घमंडी अकड़ू सेल्फ मतलब ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला ओमेगा है। वहीं उसके नेचर से उल्टे हैं उसके दोनों भाई बहन जैन यानली, जिनकी ऑलरेडी
शादी हो चुकी है। आज से करीबन 4 साल पहले जेन यानली की शादी हो गई थी और वो अपने हस्बैंड के साथ में मतलब बाहर रहते हैं, चाइना से बाहर फॉरेन में रहते हैं अपने हस्बैंड और अपने शायद अपने हाल ही में बर्थ दिए हुए बेबी जिनलिंग के साथ में वो कभी कभी ही चाइना आते हैं। वहीं जैसे मैंने बताया जैन फैमिया इस समय के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, तो पैसे की कमी नहीं है। वहीं उनका दूसरा बेटा जंचा कहने के लिए बहुत गुस्सा है, हंसता कम है, बात बात पे गुस्सा करता है, लेकिन वो विंग जैसा बिल्कुल नहीं है। वो काफ़ी हद तक लोगों की रिस्पेक्ट भी करता है, वो काफ़ी हद तक पैसे का घमंड नहीं करता है। अपने भाई की संभालने में, अपने भाई की गलतियों को रोकने में हमेशा उसका मतलब एक तरह से कोशिश करता है उसका भाई गलतियां ना करें। ये है विंग की मैंने आपको फैमिली के बारे में बता दिया। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी शानदार मर्सिडीज कार खड़ी हुई है जिसके आसपास में बहुत सारे बॉडी गार्ड खड़े हुए हैं। ये मर्सिडीज कार अपने आप में एक काफ़ी रेयर है। वर्ल्ड में ऐसी मर्सिडीज कार सिर्फ 5 या 6 लोगों के पास है, क्योंकि ये कार प्लस वैन प्लस होम टाइप के लुक में है। इसके अंदर आराम से एक पर्सन अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता है, क्योंकि बड़े से बड़े बंगलों से ज़्यादा महंगी है ये, कई करोड़ों की है ये। इस मर्सिडीज कार बोलो या प्लस होम प्लस वैन बोलो, जो ये स्पेशली चाइना में आज के प्रोग्राम के लिए आई है, या ये कह दीजिए हमारी वी विशान की बर्थडे विश के लिए आई है। विंग जो अब पूरे 18 साल का होने वाला है, उसने अपने फादर और मदर से स्पेशल विश की थी कि वो अपने भाई अपने फ्रेंड्स के साथ में एक स्पेशल रोड ट्रिप पे जाना चाहता है। अब वो इस रोड ट्रिप पे इसी वैन में जाना चाहता है। उसने 3 दिन तक ना ही कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था, जिद में आ गया था कि उसे यही चाहिए उसे अपने बर्थडे पे। उसका बर्थडे आज से 1 हफ्ते बाद है और वो इस 1 हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ में इस ट्रिप पे जाना चाहता है। जैन फैमिया ने अपने बेटे की जिद पूरी भी करी और साथ में ये बॉडी गार्ड्स भी उसके साथ लगा दिए, क्योंकि इस ट्रिप पे जैन फैमिया के दोनों लाडले बच्चे यानी विंग और जंचा जा रहे हैं। वो दोनों ओमेगा हैं। जंचा भी विंग से कुछ ही मतलब कहते हैं 1 ही साल बड़े हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है उन दोनों की एज में, लेकिन वो और विंग ओमेगा हैं और इस तरीके से रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। तो जैन फैमिया बिल्कुल भी बच्चों के सेफ्टी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ये एक बॉडीगार्ड भी खड़े हैं। वहीं एकदम से उस बड़े से महल जैसे दिखने वाले बंगलों का गेट खुलता है। इस मैंशन का गेट खुलते ही उसमें से 2 लोग, 2 मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगास बाहर निकल रहे हैं, जो एक हैं जैन फैमिया के बड़े बेटे जंचा और छोटे बेटे वी वुशियान। दोनों ही इस समय कैजुअल क्लोथ्स में हैं, पर बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जहाँ जंचा ने एक पर्पल कलर की थोड़ी सी सेल्फ प्रिंट वाली लूज सी शर्ट और थोड़ा सा लूज से जॉगर डालकर शूज़ पहने, स्पोर्ट शूज़ पहने हुए हैं। उनके बैग को उनके सर्वेंट पीछे लेट के आ रहे हैं। वहीं विंग ने एक वाइट कलर की टर्न टॉप पहना हुआ है, उसके ऊपर एक ओपन रेड कलर की जिसपे फ्लावर प्रिंट हो रहे हैं ऐसी शर्ट पहनी हुई है। एक शॉर्ट पहने हुए हैं, जीन्स वाले शॉर्ट्स पहने हुए हैं और शूज़ डाले हुए हैं। विंग भी इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। विंग के ऊपर से तो इस समय वो बॉडीगार्ड भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। विंग की वो मिल्की वाइट स्किन इसमें काफ़ी विजिबल हो रही है, और जिस तरह से बॉडीगार्ड विंग को देख रहे हैं तो जंचा विंग को थोड़ा गुस्सा करते बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें शॉर्ट्स पहन के आने की, हम लोग बीच पे तो जाते ना, वहाँ पहन लेते हैं, यहाँ से पहन के जाने की क्या ज़रूरत है। ओह जंजा प्लीज़ तुम मेरी कपड़ों में इंटरफेयर मत करा करो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगा, मुझे जो जैसा मन करेगा मैं वैसा करूँगा, प्लीज़ अब तुम ज़्यादा बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। विंग एटीट्यूड से जंचा से बोलते हुए अपनी वैन के अंदर एंट्री करता है। विंग ने अब वो सनग्लासेस जिनसे वो लगाए हुए थे उन्हें साइड से रख के अब बाहर की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ, पर अगर शो देख लिया हो तो गाड़ी कौन ड्राइव करेगा, और तुम लोग हमारे साथ जाओगे या अलग से अपनी कार में आओगे। अब वो बॉडीगार्ड अपने फॉर्म में आते हैं और एकदम से बोलते हैं, हम आपको सिर्फ फॉलो करेंगे। गुड, तो अब तक कार में क्यों नहीं हो तुम। विंग उन्हें धमकाते हुए बोलता है। विंग ऐसा ही है, वो अपने से नीचे को खासकर उसके सर्वेंट्स को, उसके बॉडीगार्ड्स को, इवन जो रेस्टोरेंट में जाता है वेटर्स को या सर्व करने वालों को ऐसे ही नीचा साबित करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इन सबसे अबव है, क्योंकि उसके पास पैसा है और इन लोगों के पास वो नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी वैल्यू क्या होती है। विंग को ये लगता है, जो शायद बहुत जल्दी उसे खुद को भी महसूस होगा जब उससे ये सब चीज़ें कोई छीन
मिलेगा और खासकर उसे एक एक पैसे की वैल्यू सिखाएगा। जी हाँ, हमारे लान वांग जी विंग की लाइफ में ये सब कुछ उसे सिखाएंगे। ये स्टोरी कुछ इसी टाइप की है। चलिए, जहाँ विंग और जंचा अब इस वैन में बैठ गए हैं, दोनों आराम से वैन में बैठ के ड्राइव करते हैं, क्योंकि थोड़ी दूर बाद में उन्हें अपने दोस्तों को जो पिक करना है, जिनमें एक है नी हुसैन, वैनिंग और हाँ एक अल्फा भी हैं, शू यांग। ये सारे लोग विंग को अगले स्टॉप पे ही मिलते हैं और ये सब लोग इस वैन में एंट्री करते हैं। एंट्री करते अचानक से वैनिंग बोलता है, वाओ विंग, कितनी सुंदर वैन है, वाओ यहाँ तो बेड्स भी हैं, वाओ यहाँ तो किचन भी है। अब वैनिंग कुछ और बोलता है, अचानक से न्यूसैन बोलता है, अब अगला वाओ मत करना, क्योंकि यहाँ पे बार भी है, अब तुम चुपचाप से बैठो और एंजॉय करो। अब मुझे पता था विंग अपनी बर्थडे इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगा, अच्छे से कुछ बड़ा ही सोचा होगा। न्यूसैन खुश होते हुए बोलता है। वहीं शुयांग विंग के बिल्कुल पास में आके बैठता है और बोलता है, वैसे विंग क्या इतना खर्चा करवा दिया तुमने अंकल का? ओ शुयांग प्लीज़ तुम ऐसी बातें मत करा करो, तुम चीज़ें एंजॉय करो। एक तुम ही हो हम सब में जो हमेशा खर्चा पैसे इन सब की बात करते हो। इस बात पे शुयांग हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं ही हूँ जो खुद अर्न करता हूँ, तुम लोगों की तरह खाली नहीं बैठा हुआ। शुयांग इन सबसे बड़ा है, वो विंग का एक कज़न भी लगता है। शुयांग अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस में हेल्प करता है। वो इन सबसे बड़ा है, 21 ईयर ओल्ड है और ये सब लोग 18 और 19 ईयर ओल्ड हैं। इसलिए शुयांग हमेशा पैसे वैसे की विंग को याद दिलाता रहता है, जो कि विंग को कभी कभी इरिटेटिंग लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विंग शुयांग के ही क्लोज है। बचपन से शुयांग और वो काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के। कुछ लोगों को ये दोनों कपल भी लगते हैं। शुयांग अपना बिजनेस छोड़ के एक हफ्ते के लिए विंग के साथ इस ट्रिप पे जा रहा है। यही चीज़ है जो लोगों को शक करने पे मजबूर कर देती है। शायद मन में कहीं शुयांग भी विंग को पसंद करता है, लेकिन वो विंग के फेस पे कह नहीं सकता। पर विंग की हर हरकत को वो मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, एक्सेप्ट करता है। चलो भाई चलो, हमारे किंग ने बोल दिया है तो अब सब लोग क्यों शांत बैठो, चलो अब रेडी हो गए। ये लोग हंसते मुस्कुराते उस ट्रिप को स्टार्ट कर देते हैं। इस ट्रिप के इनकी वैन बीचों बीच चल रही है, जिसमें 2 आगे बॉडीगार्ड की कार्स चल रही हैं और 2 पीछे बॉडीगार्ड की कार चल रही है और बीच में ये वैन है। इस वैन को कोई और है जो फॉलो भी कर रहा है। और ये लोग मन से तो निकले हैं ये सोच के कि वो इस रोड ट्रिप को एंजॉय करके इस रोड ट्रिप को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बना देंगे। वह यही सोच किसी और की भी है, उस इंसान की जो इसको जैसे ही गेट से बाहर निकले थे तब से फ़ोटोज़ क्लिक करके उस तक पहुंचा रहा है। जी हाँ, कोई है जो इस वैन को और इनकी इस ट्रिप को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, इनके एक एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा है। शुयांग के एंट्री करते समय भी उसने ऑब्जर्व किया था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे डेविल हैं। डेविल भी इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो भी इस ट्रिप को विंग की लाइफ में बहुत मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। वो भी विंग के लिए कुछ स्पेशल सोच के बैठे हुए हैं और वो ही चीज़ है जो वो अब इन फ़ोटोज़ को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। अपने फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ देख के वे अब मुस्कुराते हुए देख कर पीछे खड़े लान शिचैन भी एकदम से वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ ब्रदर, क्यों मुस्कुरा रहे हो आप? शिचैन की आवाज़ से होश में आते ही वांग जी अपने चेहरे पे वही डार्क एक्सप्रेशन लेके उस फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल के बोलते हैं, ब्रदर नहीं, आप मुझे डेविल बुलाइए। आपको अच्छे से पता है ना कि जब हम लोग यहाँ होते हैं तो आप मुझे ब्रदर नहीं बोल सकते हैं। हाँ मुझे याद है, सॉरी, पर आज आपके चेहरे पे ये हंसी देख के जानने की इच्छा हुई कि क्या चीज़ है जो आपको खुशी दे सकती है, वरना अधिकतर तो आपके चेहरे पे हमेशा गुस्सा ही रहता है, इसलिए पूछ लिया। वो क्या है ना, आपके पास भी वो चीज़ पहुंच गई है। आप और मैं दोनों जानते हैं हम दोनों को खुशी देने वाली चीज़ इस समय कहाँ पर है। एक एक पल और एक एक चीज़ की मुझे रिपोर्ट ऐसे ही मिलनी चाहिए। आपने जिस पर्सन को काम पे लगाया वो अच्छा काम कर रहा है, उसे बोल देना कि उसे उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। और हाँ, आप सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग रेडी कर चुके हैं ना? इस बात पे एकदम से शिचैन बोलते हैं, यस डेविल, सब कुछ वैसे ही है जैसे आप चाहते हैं। गुड। मैं और ये बोलने के बाद शिचैन और वांग जी उस रूम से दूसरे रूम की तरफ जाते हैं। एक बड़ा सा अंडरग्राउंड पे स्पेस है जहाँ पे छोटे छोटे से रूम्स हैं। इसी रूम से निकल के अब ये दूसरे रूम की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे
वांग जी के कदम उस रूम के पास पहुंचे हैं। उसके एक्सप्रेशन और ज़्यादा डार्क होते जा रहे हैं, उसके चेहरे पे और ज़्यादा गुस्सा आता जा रहा है। वांग जी अंदर बैठे वाले पर्सन की चीखों की आवाज़ सुन रहा है, वहीं उसे पीटने वाले उन दोनों की भी आवाज़ सुन रहा है, जो कोई और नहीं, नी मिंजे और सॉन्गलैन है। वो बुरी तरह से उसे पीट रहे हैं। वहीं वो पर्सन कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ चीखे जा रहे हैं। अब वांग जी को ये चीज़ इरिटेट कर रही है। वांग जी को उम्मीद थी कि अब तक इस पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों को चाहिए थी वो वह सॉन्गलैन और न्यू मिंजे निकाल चुके होंगे। वो दोनों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो दोनों इस चीज़ को मतलब अच्छे से हैंडल भी करना जानते हैं। यही सोच के वांग जी उम्मीद कर रहा था कि अब तक सब कुछ पता चल गया, लेकिन अभी तक इस पर्सन ने मुंह नहीं खोला। इससे वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से में अब रूम का धड़ाम करके दरवाज़ा खोलता है। वहीं वहाँ पे वांग जी को देख के या ये बोल दे डेविल को देख के निमिंजे और सॉन्गलैन के चेहरे पे थोड़ा सा घबराहट आ जाती है। वांग जी अगर इस रूम में एंटर कर रहा है तो उसका कारण इन दोनों का भी अच्छे से आज क्लास लगनी तय है। वांग जी कभी कभार ही इस रूम में आता है जिसका नाम स्पेशल टॉर्चर रूम है। ये रूम स्पेशली लोगों को टॉर्चर करने के लिए ही बनाया गया है। अगर डेविल टॉर्चर रूम में आता है तो समझ लीजिए कि जो इस इंसान को आज टॉर्चर हो रहा है उसकी लाइफ का ये वर्स्ट डे होगा। अब वांग जी उस पर्सन के आगे बिल्कुल बैठ जाता है। वो एक पर्सन जिसके हाथ पीछे की तरफ चेन में बांधे गए हैं, उसके पैर भी पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, उसका मुंह नीचे है और खून बहा जा रहा है। वांग जी एक लोहे की कड़कड़ करते हुए चेयर को लेके उस पर्सन के बिल्कुल आगे बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने नी पे रख के उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन अपना फेस जैसे ही ऊपर करता है, अपने सामने वाले पर्सन को देख के डर से कांप जाता है। इन आँखों को देख के अच्छे अच्छे इंसान की रूह उसकी बॉडी से दूर हो जाती है। वांग जी की आंखों का वो डार्क ऑरा देख के वो पर्सन घबराने लगता है और कांपते हुए होठों से डेविल करके अपने शब्द को पूरा करता है। वांग जी उसके कांपते हुए शरीर को देख के और इसकी आंखों के स्तर को देख के हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है पेन ड्राइव। वो पर्सन घबराते बोलते मुझे नहीं। मैंने एक बार और पूछा कहाँ है वो पेन ड्राइव। वो पर्सन कुछ बोलते हुए अगर ना मतलब बोलने की हिम्मत ना करते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। अब वांग जी तुरंत इशारा करता है। वहीं पास में खड़े हुए सॉन्गलैन उसका इशारा समझ जाते हैं और तुरंत वांग जी के हाथ में एक इंजेक्शन पकड़ा देता है। ये इंजेक्शन एसिड से भरा हुआ है, इसमें एसिड भरा हुआ है। इस इंजेक्शन को देख के अब वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और इस इंजेक्शन को देखता है। अब वांग जी उस पर्सन को बोलता है लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ पेन ड्राइव कहाँ है। अब वो पर्सन अब कुछ बोलता नहीं और घबराते हुए कांपते हुए शुरू कर देता है। वही वांग जी बिना मौका गवाए उस पर्सन के वही एसिड वाला इंजेक्शन उसकी वेन्स में लगा देता है, जिसके कारण उस पर्सन की चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। ये एक स्पेशल टाइप का एसिड या केमिकल है। जैसे जैसे इस पर्सन की बॉडी में ये मूव कर रहा है, इस पर्सन की चीखें निकलती जा रही है, अंदर से इसकी बॉडी जलना शुरू हो गई है। ये पर्सन चीख रहा है और वहीं ऐसे ही करते 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 एक मिनट पहले जो पर्सन अच्छा खासा हेल्दी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर दिख रहा था, अब वो एकदम से जला हुआ सा एकदम से सूखा सा अपने वेट से आधा एक छोटा सा बच्चा सा दिखने करके धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है तो उसके कंधे के पास में एक जगह, क्योंकि उसने कपड़े भी पहने हुए थे अब तो अलग है, कंधे के पास से एक जगह जहाँ पे किसी कुछ टाकों के निशान थे, वो स्किन के पास में कुछ चिप सी दिखती है, जिससे वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस पर्सन ने उस पेन ड्राइव के डाटे को या उस चिप को अपनी बॉडी में ही अंदर मतलब सिल दिया था, जिसके कारण कोई इस चिप को इससे ले ना सके। और वांग जी शायद ये चीज़ समझ गया था या उसने सोचा कि ये अब कुछ बता ही नहीं रहा, तो इसे जिंदा रख के क्या फ़ायदा, कर दिया था। जैसे ही वो चिप उस दिन सबको दिखती है, अचानक से सॉन्गलैन आगे जाके उस चिप को उठा लेता है और एकदम से बोलता है 0078। ये तो सीरीज़ की तीसरी चिप है, ये पहली और दूसरी चिप नहीं है।
वांग जी अब फॉन्गलैन को बहुत गुस्से में देखते हैं, जिससे पीछे खड़े शिचैन और नीमिंजो समझ गए कि सॉन्गलैन ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्या चीज़ मिली है ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जो नहीं मिला है उसके बारे में जानने की ज़रूरत थी। ये नहीं है ये डेविल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेविल को वो ला के दे। इसलिए नीमिंजो बात संभालते हुए बोलते हैं, वो हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू डेविल आपकी मदद के लिए। अब वांग जी गुस्से में उस चेयर को फेंकता है और बोलता है, मेरी सबसे ट्रेन टीम और एक पर्सन से ये भी नहीं ले पाई। अगली बार मैं ये वेट नहीं करूँगा, मुझे जल्द से जल्द वो 5 चिप चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो चिप चाहिए। और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से बाहर निकल जाता है। वांग जी के गुस्से को और वांग जी के इस ऑरा से उसकी पूरी टीम भी डरती है। ये ऐसे इस पर्सन को ऐसे तड़पता हुआ मार करके गया है वांग जी, ऐसे ही वो हर पर्सन को अपनी अपने स्टाइल में टॉर्चर करता है। वांग जी के टॉर्चर से बड़े लोग घबराते हैं, यहाँ तक कि उसकी टीम भी घबराती है। डेविल से कोई नज़र भी नहीं मिला पाता है, उसे के सामने बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। यही कारण है कि सॉन्गलैन को आज बड़ी मुश्किल से नीमिंजो ने बचा लिया। सॉन्गलैन को वांग जी से क्वेश्चन करने का हक नहीं है। अब वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। ये मैसेज है स्पेशल मीटिंग का। वैसे ही शिचैन जो वांग जी के ब्रदर भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, राइट हैंड भी हैं, वो पीछे पीछे आए थे। वो भी वांग जी के फ़ोन के उस मैसेज को उनको भी रिसीव हुआ था। जैसे वांग जी को रिसीव हुआ था वैसे ही उसे मैसेज रिसीव हुआ था। वो मैसेज को देख के वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी बोलते हैं, चलिए आज स्पेशल गेस्ट से जो मिलना है दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। एक स्पेशल मीटिंग में, ये माफिया वर्ल्ड की मीटिंग है जहाँ पे बाकी माफिया के लोग आए हुए हैं, जिसमें है वैन रोहान और जिन गॉनशान। वैन रोहान इस समय इस माफिया वर्ल्ड के जितने भी इलीगल और गंदे काम हैं वो करता है। लड़कियों को बेचना हो या ओमेगास को बेचना हो, बच्चों के बॉडी पार्ट्स को बेचना हो, लोगों को जान के मार के उनके बॉडी पार्ट्स बेचना हो, ड्रग्स हो, कि हर तरह के जो वाहियात से वाहियात काम होंगे वो वैन रोहान करता है। वहीं जिन गॉनशान सिर्फ पॉलिटिक्स पर कल पावर के वजह से वहाँ पे है। ये दोनों इस समय वांग जी से एक स्पेशल कारण के वजह से आए हैं और वो कारण है वांग जी को अपनी टीम में ले लेना। ये लोग दोनों चाहते हैं कि वांग जी इन दोनों के साथ मिलके काम करें, इसलिए वो यहाँ स्पेशल आज रिक्वेस्ट करके आए हैं। जैसे ही वांग जी वहाँ एंटर करता है वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का ये कमरा है जो एक चाइना के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के अंदर है। इस टाइप की खुफिया मीटिंग्स यहाँ पे होती रहती हैं और वहाँ पे वांग जी आया है। वांग जी ऊपर से नीचे तक मास्क में कवर है, उसने पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कैप लगाया हुआ था, मास्क लगाया था। वांग जी की शक्ल मैंने बताया ना बहुत कम लोगों ने देखी है, तो आप आज भी वो मास्क के साथ ही इस रूम में एंट्री करता है। वैसे तो वांग जी कैसा दिखता है काफ़ी लोगों को पता भी है, लेकिन वो खुद से अपने चेहरा किसी को जल्दी से दिखाना चाहता नहीं है, इसलिए वो अधिकतर ऐसी मीटिंग्स में भी मास्क के साथ आता है। ये स्पेशल टाइप का मास्क है जो ऊपर से लेके नीचे तक उसका फेस को कवर करता है। ये सिल्वर कलर का डेविल जैसा फेस हो ऐसा ही मास्क है, जिसे वांग जी अब हल्के से अपने फेस से उतारता है और साइड में रखता है और उन दोनों की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। वो दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वांग जी की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा हिम्मत करके या ये कह दे अपने घमंड में ही वैन रोहान बोलता है, डेविल हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे, पर आखिरकार तुम्हें आज हमसे मिलने का मन कर ही गया। हम चाहते हैं कि तुम और हम मिलके काम करें, तुम्हारा और हमारा एम एक ही है, तो क्यों ना हम एक साथ काम करें। इस बात पे वांग जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी की ये हंसी जितनी डरावनी और खौंखार है, उसी वजह से यहाँ खड़ा हुआ हर बॉडीगार्ड भी कपकपी महसूस कर रहा है। ये हंसी एक तरीके से आज किसी को अंदर तक डरा दे ऐसी हंसी है। वांग जी अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल रखते हुए सामने देखते हैं, तुम्हारा और मेरा मकसद कभी एक नहीं है और ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी बात, तुम्हारे आदमी जो मेरे बाउंड्री में घुसने की गलती कर रहे थे, उनकी डेड बॉडी तुम्हारे मेंशन के गेट पर है, उन्हें रिसीव कर लेना। और ये बात बोलने के बाद वो जिन गॉनशान की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा और उसकी वाइफ फॉरेन में बहुत खुश हैं, उन्हें हाल ही में एक बेबी भी हुआ है, मेरी तरफ से उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना।
और ये बात बोलने के बाद वांग जी वहाँ से उठ के जाने लगता है। इस बात पे इमरान को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपनी जगह से खड़े होकर बोलता है, तुम अपने से आगे बढ़ रहे हो, तुम भूलो मत कि तुम हमसे दुश्मनी करके यहाँ नहीं रह पाओगे। और एक बात और, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अब तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं। इस बात पे वेनरॉन कुछ और बोलता है। एकदम से वांग जी पीछे मुड़ता है और अब वेनरॉन को घूर घूर के देखता है और एकदम से बोलता है, आखिरी मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आगे से मेरे बाउंड्री में घुसने की कोशिश मत करना। और यहाँ आने का कारण तुम समझ गए होंगे, मैं तुम जैसे लोगों से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा और मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बात बोलने के बाद वांग जी दोबारा से अपना वही डेविल वाला मास्क अपने फेस पे लगाता है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है। गेट पे खड़े शिचैन और नीमिंजे भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। शिचैन और नीमिंजे ने भी वांग जी की तरह दूसरे टाइप का मास्क लगा रखा है। ये तीनों अकेले आए थे और तीनों इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने सारे लोगों के बीच में से उतने ही कॉन्फिडेंस से बाहर भी चले जाते हैं। इन्हें रोकने का, इन्हें टच करने का हिम्मत इनमें से किसी का नहीं है। ये तीनों एक पल में 100 लोगों को आराम से डील कर सकते हैं और इनसे मारने के तरीके से अच्छे अच्छे लोग वाकिफ़ हैं, इसे इनसे कोई टक्कर नहीं लेता। अब वांग जी, नीमिंजे और शिचैन उस कार के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं वांग जी के जाते ही जिन गॉनशान अपनी जगह से खड़े होकर जोर जोर से कांपने लगता है कि डेविल को उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। उसने तो अपने बेटे को यहाँ से दूर इसी मारे भेजा हुआ था कि कोई भी उसके बेटे तक ना पहुँच पाए। और डेविल को सबका पता है। इस चीज़ से डेविल बहुत ज़ोर ज़ोर से कांपने लगता है और एकदम से अपने फ़ोन से पॉकेट से किसी को फ़ोन मिलाता है, ये बताने के लिए कि डेविल उसकी फैमिली के बारे में जानता है। फ़ोन के उस तरफ वाला इंसान इस बात से काफ़ी शॉक हो जाता है और तुरंत उन लोगों से मिलने के लिए वहाँ आ जाता है। जैसे ही गेट खुलता है तो वेनरॉन उस पर्सन को देख के ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर चीखता है, बोलता है, अब आए हो तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम्हें अब मौका मिला है आने का। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि आज तुम्हारा यहाँ होना कितना ज़रूरी है। अब इस बात पे वो पर्सन वेनरॉन के ऊपर की तरफ देखता है और उतने ही गुस्से में बोलता है, चीखो मत। और दूसरी बात, मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि वो जाने कि मैं तुम लोगों से मिला हुआ हूँ। हाँ, उसके जानने या ना जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही लगता है ना तुम्हें, पर सच्चाई ये नहीं है। वो हम सब के बारे में सब कुछ जानता है। मुझे शक है कि वो तुम्हारे बारे में भी सब जानता होगा। ये अब जिन गॉनशान उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है। वो पर्सन अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल लाता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो मेरे बारे में नहीं जानता। अगर वो मेरे बारे में जानता तो तुम्हें भी और मुझे भी पता है कि तुम सब लोग यहाँ नहीं होते। मेरे पैसे से तुम लोग अपना बिजनेस, अपना काम कर रहे हो। मेरे ही पैसा है ना जिसके कारण तुम लोग ये पॉलिटिक्स में घुसे हो और तुम ये अंडरवर्ल्ड में अपनी काम कर रहे हो। अगर वो मेरे बारे में जानता तो सबसे पहले वो मुझ पे ही अटैक करता, क्योंकि उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाला, उसके पेरेंट्स को मारने वाला मैं हूँ और वो ये बात अभी तक नहीं जानता है। इस बात पे जिन गॉनशान बोलता है, हाँ, ये बात तुम याद रखो कि तुमने उसकी फैमिली को मारा है और अपने करे हुए गुनाहों को छुपाने के लिए तुम हम दोनों की शील्ड का यूज़ करते हो। एक बार उसे सच पता चल गया ना तो उसके बाद वो तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करेगा तुम सोच नहीं सकते हो। इस बात पे वो तीसरा पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा। 10 साल हो गए, 10 साल से उसे अभी नहीं पता चला तो उसे आगे क्या पता चलेगा। अब उसे कोई ये बात कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके बताने वाला वो आखिरी पर्सन भी अभी कोमा में पड़ा हुआ है और वो जब तक उठेगा तब तक मैं उसे और उसके भाई को भी मार दूंगा। वो पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हंसते हुए बोलता है। वहीं वेनरॉन और जिन गॉनशान भी जानते हैं जितना बड़ा डेविल एक जुलांग वांग जी है, उतना ही बड़ा डेविल ये इंसान है। ये इंसान पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और इस इंसान को वांग जी के बारे में सब पता है, चाहे वांग जी को इस इंसान के बारे में पता हो या ना हो। इसी कारण ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और आज का फैन फिक्शन ही उठता है। गाइस कमेंट में बताइए ये कौन है, जो ये थर्ड पर्सन है, ये कौन हो सकता है। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपकी कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्लीज़ आपको मेरा पहला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।